आपकी नई वाली बुक में ऐसा नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और इसी के जैसा ये ट्रायंगल डीईएफ ड्रॉ किया गया है, राइट। और डॉटेड लाइन से देव जॉइंड ए टू डी, सी टू एफ एंड बी टू ई। ये हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटीज में है। तो थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं, इजी रहेगा ये। थोड़ा सा इधर आ रहा है। बी से ई को ज्वाइन किया है, सी से एफ को ज्वाइन किया है, दो वाला, ठीक है, और ए से बी को ज्वाइन। यहाँ पे मुझे फिगर समझाने मुश्किल हो जाती है ना, फिगर्स कोऑर्डिनेटर्स ठीक से बंद करनी है, इसलिए इसको फर्दर हमने स्ट्रेट लाइन में ले लिया, इसको स्ट्रेट लाइन में ले लिया, और इसको कंटिन्यू कर लिया स्ट्रेट लाइन में। बेसिकली अगर आपने प्रिज्म देखा होगा तो वो बन रहा है। करिए कुछ इस तरह से बन। दिस इज डॉटेड लाइन। ट्रायंगल जो है वो हमारे सॉलिड फिगर्स, ठीक है। तो ट्रायंगल के एंड पॉइंट्स को डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन किया गया, तीनों वर्टिसेस को कॉरस्पॉन्डिंगली ज्वाइन किया जाए, ठीक है। तो ये बना हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ी सी फिगर अगर हमारी ठीक से बन जाए तो हर एक क्वाड्रिलेटरल, इसमें हर एक फिगर को उसके ब्रेकडाउन को समझना आसान हो जाए, ठीक है। सो लिखा हुआ है गिवन में, क्वेश्चन सेज ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ इन विच ए बी इज इक्वल टू डीई। ये गिवन आ जाएगा सारा। क्वेश्चन भी ये कह रहा है ए बी डीई के इक्वल है, बीसी ईएफ के इक्वल है, बीसी इज इक्वल टू ईएफ। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर आपको कहा गया है कि बीसी जो है वो ईएफ को पैरेलल भी है, तो पैरेलल को भी शो इट लाइक दिस, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस का सिंबल होता है सेम तरह से हमने एरो ड्रॉ कर दी। वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्टिसेस ए कॉमा बी कॉमा सी आर ज्वाइंट टू डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। ए को बी के साथ, बी को ई के साथ और सी को एफ के साथ हमने ज्वाइन किया है। अब जो चार चीजें प्रूव करनी है, 6 पॉइंट्स है बेसिकली। सबसे पहला कहा गया है प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। बस ये क्वाड्रिलेटरल्स विजिबल हो जाए ना, इसीलिए थोड़ा फिगर को मैं ठीक कर रही थी। जब वो साइड बाय साइड बीच में सेंटर में आ गया था तो ये क्वाड्रिलेटरल आपके लिए विजिबल नहीं, ठीक है। देन सेकेंड, क्वाड्रिलेटरल पीईएफसी इज अ पैरेललोग्राम। और इन क्वेश्चंस की ना खासियत ये है, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है ना उसी ऑर्डर में प्रूफ होता है, ठीक है। देन एडी इज पैरेलल टू सीएफ एंड एडी इज इक्वल टू
AD is parallel to CF, AD is equal to CF. Then फोर्थ आ जाएगा quadrilateral ACFD is a parallelogram. फिफ्थ आ जाएगा AC is equal to DF. और सिक्स्थ आ जाएगा ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF. ये 6 पॉइंट्स है जो प्रूव करने हैं. फर्स्ट से स्टार्ट कर दो. समझ में तो आ गया ना. AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, और BC और EF आपको पैरेलल दी हुई है. गिवन मैं इरेज कर रही हूं अगर लिख लिया सबने तो. और फर्स्ट पॉइंट के बाद बाकी सब इरेज करूंगी. मेक श्योर यू राइट इट डाउन. ABED इज अ पैरेललोग्राम. पहली चीज ये प्रूव करनी है. गिवन में मैंने आपको AB पैरेलल DE लिखवाया था. AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE. लिखवाया था ये? नहीं, ये नहीं लिखवाया, ये मिस कर दिया. और गिवन में हमारे पास ये भी था BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF. ये दोनों चीजें हैं गिवन में दिया हुआ है ना. गिवन में लिखवाया, मिस किया पॉइंट, ये लिख लो. ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, शायद मैंने मिस कर दिया, नहीं लिखवाया तो इसको लिख लो. इतना कह. ठीक है, बाकी सब इरेज कर रही हूँ. तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो जाएगा गिवन के हिसाब से ही. देखो, सबसे पहले जो मुझे प्रूव करना है वो किस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है. क्वाड्रिलेटरल ABED. ABED गिवन में देखो हमें दिया क्या हुआ है, AB और DE इक्वल है. तो इस क्वाड्रिलेटरल में ABDE क्या बन जाती है, ऑपोजिट साइड्स. इक्वल भी है, पैरेलल भी है. ठीक हो गया. तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABED, AB is parallel to DE and AB is equal to DE. Therefore, quadrilateral ABED is a parallelogram. समझ में आ गई? समझ में आ गया इतना बात? बिकॉज हमारा one pair of opposite sides is equal as well as parallel. सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा आपका. BEFC is a parallelogram. BEFC. अब इसको भी प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है. तो ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि BC EF के इक्वल है और BC EF के पैरेलल है. ठीक है ना. तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Therefore, quadrilateral BEFC is a parallelogram. ये हो गया इतना हमारा प्रूफ. अब देखो वो क्या कह रहे हैं. इसके बाद उसने कहा है प्रूव करो AD is parallel to CF, AD is equal to CF. AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF. हमने जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था वो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल था ABED, जिसमें हमने एक साइड तो इक्वल और पैरेलल ले ली. उसकी बेसिस पर हमने प्रूव कर दिया कि वो पैरेललोग्राम है. सो व्हाट अबाउट द अदर टू साइड्स? इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी. ठीक हो गया ना. सेकंड में मैंने लिया BEFC, पैरेललोग्राम है. उसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी है, पैरेलल भी है. तो इसके बेसिस पर ये और ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल हो गई. तो इससे AD और BE, AD और CF पैरेलल बन गए. मैं कह रही हूं BE और AD पैरेलल इक्वल है. ऐसे ही कह रही हूं BE और CF पैरेलल इक्वल है.
तो लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, एडी और सी एफ पैरेलल हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? Since quadrilateral ABED is a parallelogram proved above. Quadrilateral ABED is a parallelogram proved above. Therefore, AD is parallel to BE and AD is equal to BE. Similarly, quadrilateral BEFC is a parallelogram. Therefore, BE is parallel to CF and BE is equal to CF. इसको 1 लिया, इसको 2. From 1 and 2, AD is parallel to CF and AD is equal to CF. Lines which are parallel and equal to same line are parallel and equal to each other. Parallel and equal to same line are parallel and equal to each other. ठीक हो गया इतना? अब फोर्थ पार्ट में क्या लिखा था? क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो जो हमने अभी प्रूव किया है उसी को फोर्थ में यूज करेंगे, है ना? ACFD. Therefore, quadrilateral ACFD is a पैरेललोग्राम। फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया? समझ में आ गई बात? हो गया बच्चे, सबको समझ में आ गया? पहले 4 पार्ट समझ में आ गए। पहले पार्ट में गिवन को यूज किया, पहला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया। फिर दूसरा वाला गिवन यूज किया, दूसरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। उन दोनों की बाकी 2 साइड्स लेकर हमारे पास थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड से फोर्थ पार्ट बन गया। अब आपने कहा है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें जो ये साइड्स बची हैं ये पैरेलल और इक्वल हो गई। AC इज इक्वल टू DF, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया ना? ठीक है। Therefore, AC is equal to DF, opposite sides of parallelogram. फिफ्थ पार्ट भी हो गया प्रूफ। ठीक हो गया ना? क्योंकि हमने लिखा है ACFD is a parallelogram. Since quadrilateral ACFD is a parallelogram, therefore AC is equal to DF. Hence fifth part proved. अब सिक्स्थ पर आ जाओ। सिक्स्थ में क्या कहा गया है? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। हो जाएगा? Triangle ABC congruent to triangle DEF. AB equals to DE, BC equals to EF, AC equals to DF. CPC, हाँ, SSS से हमने प्रूव कर दिया। So in triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. ये दोनों हमें गिवन थे, ये हमने प्रूव्ड अबव किया है। ठीक होगी बात ये? Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency rule, hence proved. अब ना इसमें मैं क्वाड्रिलेटरल्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करवा रही हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम। जितनी इजी है उतना ही देखना। थर्ड पार्ट था AD is parallel to CF, AD is equal to CF, AD parallel to CF, AD equal to CF। ठीक है,
मैंने इसकी वर्कशीट शेयर कर दूंगी। इसके ना इनिशियल के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के हैं, जिसमें आपको ऑपोजिट साइड्स दी होगी क्वाड्रिलेटरल की, इक्वल दी है, एक्स की वैल्यू निकालो, न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सब कर लेना। ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस जो मैं क्लास में करवाना चाहूंगी, जो एग्जैक्ट पेपर में आ भी जाते हैं। ठीक है। एमसीक्यू में भी आ जाएगा, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। पहला लिखो, इन rhombus ABCD, in rhombus ABCD, if AB is equal to AC, in rhombus ABCD, if AB is equal to AC, find measure of angle ABC, also find all the angles of rhombus ABCD. एक रोम्बस है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, तो पहले रोम्बस ही ड्रॉ करो। ए बी क्या है, उसके लिए ए सी क्या है, वो हम देखेंगे। ये 1 मार्क में भी आ सकता है। और जब आपको राइट ऑल एंगल्स कहा जाता है तो कैसे लिखना है, बताया था ना मैंने। जब भी आपको पैरेललोग्राम के, ट्रेपीजियम के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स लिखने की बात कही जाती है, तो प्लीज उसे इन ऑर्डर ए बी सी डी वर्टिसेस के साथ साइकिल में लिखना है। यू स्टार्ट विद डी ए बी सी और सी डी ए बी, लेकिन एक वर्टेक्स उसके ऑर्डर में चाहिए हमें। ऐसा नहीं आपने पहले ए लिखा, फिर सी लिखा, फिर बी लिखा, फिर डी लिखा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक हो गया। तो एसी क्या हुआ इस रोम्बस के लिए, मैंने रोम्बस ड्रॉ किया, तो एसी उसके लिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बोलेंगे एसी को, डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है ना। चलो, अब मुझे कहा गया है कि जो ए बी है और वो एसी है आपस में इक्वल है। ठीक है। अच्छा, ये फिगर है क्या, एबीसीडी क्या है, रोम्बस। रोम्बस में प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहली चीज ऑल साइड्स इक्वल, तो मैं ऑल साइड्स इक्वल बना दूं। अब बताओ, कुछ दिमाग चल रहा है हमारा। कॉन्ग्रुएंसी और ट्राइंगल एबीसी के बारे में क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। दिख रहा है सबको, क्योंकि अगर ए बी ए सी को इक्वल है बाय वर्च्यू ऑफ अ रोम्बस, ए बी बी सी को इक्वल है, तो ट्राइंगल एबीसी कौन सा हो गया, ट्राइ एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल में एंगल्स कितने होते हैं, 60 ईच होता है। तो उसने पहले अगर आपको एंगल एबीसी की फाइंड करने की बात कही है, तो आप बता सकते हो एंगल एबीसी किसके इक्वल है, 3 साइड्स इक्वल आ गई। तो तभी कहा था ये 1 मार्क में आता है कि जब भी एक डायगोनल ऑफ अ रोम्बस उसकी साइड को इक्वल हो जाए, जैसे मर्जी कर लो। हाँ, तो ऊपर वाला भी इक्विलेटरल है, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। हाँ, अब एंगल्स ऑफ रोम्बस बताओ क्या क्या है, राइट ऑल द एंगल्स ऑफ रोम्बस एबीसीडी। आपको इन ऑर्डर इस तरह से लिखना है, या 60 120 60 120, 60 60 120 120 मत लिखना, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। हमेशा इन ऑर्डर लिखते हैं एंगल्स को, जैसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर हो। बात समझ में आ गई। ये 1 मार्क में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, चांसेस ज्यादा 1 मार्क में आने के। समझ में आ गई बात ये। सो यहाँ पर रोम्बस में अगर एक डायगोनल उसकी साइड को इक्वल हो, तो ट्राइंगल उस रोम्बस के एंगल्स 120 60 120 60 ही बनेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब ऐसी एक सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ABCD is a rhombus in which altitude from D to side AB bisects AB. Find angles of rhombus. एक ऐसा रोम्बस ड्रॉ करो जिसमें एक साइड अगर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द वर्टेक्स AB,
altitude from D to side AB bisects AB. रोम्बस बनाओ, इसको मत देखना ना। हाँ, तो ऑल्टीट्यूड एबीसीडी मार्क किया उसको, फिर डी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो टू साइड एबी। ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू साइड एबी बाइसेक्ट्स एबी। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर किसने? ऑल्टीट्यूड का है ना। डीएम इज परपेंडिकुलर टू एबी सच दैट डीएम बाइसेक्ट्स एबी। तो अगर हमने एम पॉइंट लिया है एज द मिड पॉइंट, तो डी ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये आ गया। तो इसमें हमें एंगल्स निकालने हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। ठीक हो गया? तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, साइड ए बी को उसने बाइसेक्ट भी किया है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी जॉइन बी डी। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन बी डी। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो इसको डॉटेड में ड्रॉ करना। अब सॉल्व करना है। देखो मैंने अगर डीबी को ज्वाइन किया तो क्या पर्पस होगा मेरा? कॉन्ग्रुएंसी। कौन से ट्राइंगल्स की? ठीक है, ए बी डी, और वो तो वैसे भी होगा क्योंकि रोम्बस का डायगोनल बनाया है तो वैसे भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा। लेकिन जब मुझे ऑल्टीट्यूड दिया गया है, ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट कर रहा है ना, और बीडी को ज्वाइन करना है, तो आई विल लुक फॉर ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल बी एम डी। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो ना? पहली कंडीशन क्या लिखेंगे? एक बाय ए एम इक्वल्स टू बी एम। सेकेंड क्या हो जाएगा? एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, ईच 90। ठीक है, ये हमें गिवन ही है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और फिर मेरे पास आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू डी एम, दिस इज कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। हमने लगा लिया एस ए एस रूल। अब इसका क्या फायदा होगा? ट्रायंगल में दो साइड्स तो मैंने इक्वल कर ही दी थी, है ना? तीसरी साइड कौन सी है ट्रायंगल एएमडी में? अगर मैं किसी चीज को, या तो मुझे यही प्रूव करने को कहा जाता तो बात अलग थी। अगर मैं ट्रायंगल को प्रूव करती हूँ ना कोई उसमें से सब पार्ट निकलता है। तो कौन सा सब पार्ट आपको लगता है निकलेगा? एडी इक्वल्स टू बी डी, सीपी सी टी। एडी बीई को बीडी को इक्वल आ गया। अगर एडी और बीडी इक्वल है तो फिर से क्वेश्चन क्या बन गया? एबीसीडी क्या है? एबीसीडी क्या दिया हुआ है? रोम्बस। और बीडी उसका क्या है? डायगोनल। एडी रोम्बस के लिए क्या है? साइड। साइड किसको इक्वल है? डायगोनल को। तो फिर से वही बन गया कि दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल एबीडी इज इक्विलेटरल। चारों साइड्स इक्वल है इसकी, और डायगोनल भी इक्वल लेंथ का है। चारों साइड्स हमारी इक्वल लेंथ की आ गई और डायगोनल भी इक्वल लेंथ में आ गया। ठीक है, सो अगेन वी विल गेट, आपने फिगर बनाई होगी, ट्रायंगल एबीडी इज इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एडी और बीडी फिगर देख बनाया ना? हाँ, एडी और बीडी इक्वल आ गया, है ना? एडी साइड है, बीडी डायगोनल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ट्रायंगल एबीडी में देखो, साइड्स और डायगोनल इक्वल होने की वजह से वो क्या हो जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फिर से वही आ गया, ये 60 डिग्री, ये कंप्लीट 120 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये कंप्लीट 120 डिग्री। तो एंगल ए 60, बी 120, सी 60, डी 120।
ठीक है, इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वर्कशीट के वो साथ ही करवाऊंगी। ये दो क्वेश्चन थे जो साइड बाय साइड करने थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। चलो अब हम करेंगे, नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। लिख लिया सबने? ये हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट, इसका और कन्वर्स का, सिर्फ स्टेटमेंट, और इसको यूज करना है। थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम कही गई है। मिड पॉइंट थ्योरम इन केस ऑफ ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल में वर्क करेगी। मतलब मैं इसको क्वाड्रिलेटरल में या सर्कल में नहीं लेके जा रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल। ट्राइंगल में मिड पॉइंट अगर मैं ले रही हूं तो किसकी मिड पॉइंट्स होंगे? साइड्स के। ठीक हो गया? तो एक ट्राइंगल में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मैंने उसको एक सब नेम देकर मिड पॉइंट थ्योरम कहा है, तो उसका मतलब वो मिड पॉइंट्स के बारे में बात करती है। मिड पॉइंट्स किसके होते हैं? ट्राइंगल की साइड्स के। ट्राइंगल का कोई ऐसा मिड पॉइंट नहीं होता। ठीक है ना? तो ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तीन साइड्स हैं तो कितने मिड पॉइंट्स बन सकते हैं? ठीक है, तो मैंने यहां पर नेम दे दिया डी, और इसको दे दिया ई, और इसको दे दिया एफ। तीन मिड पॉइंट्स हैं। डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी। ई किसका मिड पॉइंट है? बी सी। और एफ किसका मिड पॉइंट है? ए सी। अब थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो। ये स्टेटमेंट जरूरी भी है और इसको समझना भी उतना ही जरूरी है। लिखो, अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ, अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ। और ये मिड पॉइंट थ्योरम ना लास्ट मतलब आपकी 10th में भी यूज होती है। क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट यूज करोगे, मिड पॉइंट थ्योरम। अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितनी साइड्स? तीन। तो तीन मिड पॉइंट्स। तो कहते हैं किसी भी दो को ज्वाइन कर दो, किसी भी दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो वो मैं डी और एफ को भी ज्वाइन कर सकती हूँ, डी और ई को भी, और ई और एफ को भी। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमारे लिए समझना आसान होता ना, तो हमेशा जो वर्टिकल वाली होती है ना उसको, हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है उसको हम ज्वाइन करके समझते हैं इसको। ठीक है ना? तो मैंने दो साइड्स पिक की, मैंने ए बी और ए सी ली, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। तो हमारे पास लाइन कौन सी बनी? डीएफ। बेसिकली लाइन सेगमेंट बनती है, पर इसको लाइन ही बोल देते हैं बिकॉज इसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हो कि एक लाइन पास हो रही है, डी से जा रही है और वो एफ से जा रही है। ठीक है, a line joining midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. A line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. तो इसके बेसिस पर मैं ये कह सकती हूं कि डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी एंड डीएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। समझ में आ गया? डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, डीएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। मैंने डी और एफ क्यों लिया? क्योंकि हमारा विजन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल अच्छा होता है, हमारा लिखने का वे भी वही है, तो इसलिए हमने डीएफ को लिया। ऐसे ही मैं डीई को भी ज्वाइन कर सकती थी, है ना? अगर मैंने डी और ई को ज्वाइन कर दिया तो अब बताएंगे मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगेगी। डीई किसको पैरेलल है? किसके हाफ है? एसी। तो डीई इज पैरेलल टू एसी एंड डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। एंड सिमिलरली अगर मैंने ईएफ लिया तो वो किसको पैरेलल है? EF is parallel to AB and EF is equal to half of AB. समझ में आ गया इतना? ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसके बेसिस पर पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद कन्वर्स करवाऊंगी। एग्जाम्पल 7 है आपकी बुक का, देखो कौन सा है, मिसिंग भी है ना।
एग्जाम्पल 6 है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 6। In triangle ABC, DEF are respectively the midpoints of sides AB, BC, CA। तो हमारे पास क्वेश्चन यही दिया हुआ है, बस यहाँ पर DEF, ये भी बिल्कुल ठीक है फिगर। Which says in triangle ABC, DEF are respectively midpoints of sides AB, BC, AC respectively. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DEF। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास triangle ABC, D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC, and F is the midpoint of AC। टू प्रूव करना है हमें ये 4 ट्राइंगल्स बने हैं, कौन से? ADF। ठीक है, मैं अब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ नहीं लिख रही, ट्राइंगल ADF, ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DEF, लेट मी से, एंड ट्राइंगल EFC आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि मैंने सिंबल के साथ नहीं लिखा हुआ, तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ नहीं आए। 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना हमें, ये चारों कहते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मुझे किसी में से, इन चारों में से किसी का एक का एरिया दे दिया, तो मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती हूँ। मुझे ट्राइंगल DEF का एरिया दे दिया कि वो 5 यूनिट्स है, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गई? तो हमें यही प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी पीछे ना पैरेललोग्राम में एक थ्योरम की थी, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो उसी चीज को हम यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो उसको हम यूज करेंगे। गिवन लिख लिया सबने हमने, वही तो बनाना है फिर, है ना? यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, कहीं ना कहीं से पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं ना, इक्वल टू हाफ ऑफ इट, वो सब ले रहे हैं हम लोग, है ना? तो उसी को यूज करेंगे। तो प्रूफ में मुझे पता है इन ट्राइंगल ABC, अब जब मिड पॉइंट थ्योरम लिखनी है ना, हमेशा जब यूज करनी है, तो इसको इस ऐसे ऑर्डर में लिखना है। पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, पहले कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है वहां पर, फिर 2 मिड पॉइंट्स कौन से ले रहे हो, लेट मी से D एंड F आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, मैंने D और F लिए, D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? ये इस ऑर्डर में लिखना, नंबर नहीं कटेंगे, सिर्फ इसके प्रॉपर वे है, पहले ट्राइंगल लिखो, फिर कौन से मिड पॉइंट्स ले रहे हैं, कौन सी साइड के मिड पॉइंट्स हैं वो लिखो। Therefore, by मिड पॉइंट थ्योरम, वैसे तो मिड पॉइंट थ्योरम अगर लिख दिया तो उसकी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी अपनी टीचर से कंफर्म करना, हर साल कुछ ना कुछ वो नया कर कह देते हैं, तो इन केस दे आस्क यू कि नहीं एक बार स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, तो उसे लिख देना। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF किसको पैरेलल हो गया? BC को, एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक हो गया? अब मुझे, तो मैं ट्राइंगल्स की बात कर रही हूं, मैंने कहा थ्योरम यूज होगी पैरेललोग्राम की। DF पैरेलल टू BC है, और DF जो है हाफ ऑफ BC के इक्वल है। हाफ ऑफ BC क्या हुआ? अगर E क्या दिया हुआ है उसमें, मिड पॉइंट, तो हाफ ऑफ BC क्या हुआ? एक BE और एक CE। तो DF किसको इक्वल हो गया? BE को भी ले सकते हैं, CE को भी ले सकते हैं। ठीक है, किसको लें पहले?
DF इज इक्वल टू BE ले लिया, ठीक है। सो कैन आई से DF इज पैरेलल टू BE एंड DF इज इक्वल टू BE। क्यों हम इक्वल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हाफ ऑफ BC BE के इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूं DF जो है वो BE के इक्वल है, TF जो है वो BE के पैरेलल है। DF इज इक्वल टू BE, DF इज पैरेलल टू BE। और इसके बेसिस पर अब कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा? DF पैरेलल कह रही हूं BE को, DF इक्वल कह रही हूं BE को। अब बताओ कौन सा बनेगा? TBEF इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने जब ये लिखा कि DF इज पैरेलल टू BE एंड DF इज इक्वल टू BE, देखो जो पैरेलल बना ना वो इसलिए नहीं बना क्योंकि मिड पॉइंट है। पैरेलल तो इसलिए आ गया क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। तो जब भी हमने ये पैरेलल को BC को BE में लिख दिया ना, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि E मिड पॉइंट था, ये पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल है। जब इक्वालिटी लिखा, इक्वालिटी में लिखा, तब हमने हाफ ऑफ BC को BE लिखा है, ठीक है। सो DF इज पैरेलल टू BE एंड DF इज इक्वल टू BE, therefore BEFD is a parallelogram। तो ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू congruent triangles, therefore DFE या ट्राइंगल DEF ले लिया, DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू, DEB लिख लो या EDB, EDB DEDE कॉमन हो गया, EF DD के इक्वल आ गया, DF BE की, ठीक है। तो ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDB, ये आ गया। बस एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, बाकी सब क्या हो जाते हैं? सिमिलरली, ठीक है। हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इसमें आई हैव टेकन दिस पैरेललोग्राम। अब हमने पता क्या करना है? तीन साइड्स बनाई थी हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है। अब दूसरी वाली कोई साइड हम उठा लेंगे जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आई है। जैसे मान लो मैंने DE लिया, DE किसको पैरेलल है? AC, AC का एक पार्ट ले लो, ठीक है। तो सिमिलरली आई कैन से DEFA इज अ पैरेलल, ठीक है। DE ले ली हमने DF ले ली थी ना, DF और BE ले लिया। अब अपने D लेना है, DE लेना है, उसको दूसरी किसी साइड के साथ, दो पार्ट्स है ना, किसी एक पार्ट के साथ पैरेलल ले लिया। मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल को ले लिया है तो मैं 3 और 1 को ले लूंगा, ठीक है। अब 3 और 1 को लेने के बाद मुझे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में दोनों में से किसी एक ट्राइंगल को फिक्स रखना है। सो आई विल टेक ट्राइंगल DEF, ताकि ना हमारी फ्रॉम 1 2 3 4 हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल बहुत आसानी से बन जाए। तो लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट, DEF है तो DE AF के इक्वल है, EF DF कॉमन आ गया ना। सो यहां से मेरे हिसाब से ये बन जाएगा ट्राइंगल FAD, DE इज इक्वल टू FA, EF इज इक्वल टू AD एंड DF DF कॉमन, ठीक है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिख दिया। अब आपने 1 और 3 को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, कौन सा बचा है? 4। तो कोई और एक पैरेललोग्राम ले लो। सिमिलरली EFC ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम कौन सा लोगे? DECF या DFCE, ठीक है। वन उसको बोलना है
साइकिल में बोलना सिमिलरली डीई। हाँ लिखा है, डी एफ ई सी नहीं बोल सकते, डी एफ ई सी, डी एफ सी ई बोलो, मतलब एक साइकिल में बोलना, ठीक है, जो डोंट जंप द वर्टिसेस। डीई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब मैं फिर से ट्रायंगल डीई एफ सेम लिख रही हूं, डीई एफ सी को इक्वल है, तो ये आ जाएगा सी एफ ई। एफ ई कॉमन, और डी एफ जो है वो इक्वल टू ई सी आ गया, ठीक है, राइट। बस इसकी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस आंसर लिखनी है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, ट्रायंगल डीईएफ जो सबसे कॉमन तीनों में ना सबसे सेंटर वाला ट्रायंगल है ना, तो उसको सेम लिख लो, बाकी सबको उसके साथ सेम कर दो। समझ में आ गया। डीईएफ लिख लो, जैसे डीईएफ हमने वर्टिसेस आराम से लिख लिए साइकिल में। अब डीईएफ के साथ बाकी तीन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी। फिर फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों ट्राइंगल्स। अब हमें ना जब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है ना, तो अब बिल्कुल ऐसे जैसे हमने लिखा है वैसे ही लिख देंगे। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ। क्लियर हो गया। सो हेंस द मिड पॉइंट्स डिवाइड अ ट्राइंगल इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया। सिर्फ एक पोर्शन को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, बाकी के सारे पोर्शंस आपके सिमिलरली में आ जाएंगे और 4 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतना क्लियर है हम सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया हो? अब इसके बाद लिखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हेडिंग लिखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसकी भी सिर्फ स्टेटमेंट है और इसको यूज करना है, इसका भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। वी डोंट नीड टू प्रूव इट, हमारे लिए कोई थ्योरम का प्रूफ नहीं है, सिलेबस में भी नहीं आएगा। हाँ, एक केस स्टडी जरूर है जहां पर ना वो मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं, पर उसमें सारी चीजें गिवन है, फिर आपको बताते हैं कि वो कैसे प्रूव होती है, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप उसको बस केस स्टडी की फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। असर्शन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस को समझना। क्योंकि होता क्या है, आपको असर्शन कुछ दे दी, रीजनिंग में ना यूज हम मिड पॉइंट करेंगे, लेकिन दे दिया कन्वर्स की थ्योरम पूरी स्टेटमेंट, तो रीजनिंग एंड असर्शन विल नॉट मैच। फोन रखा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ व्हाट डज कन्वर्स सेज? कन्वर्स ना, देखो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में ना ट्रायंगल में तीनों मिड पॉइंट्स गिवन होंगे, लेकिन कन्वर्स में क्या होता है, सिर्फ एक मिड पॉइंट गिवन है। समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस ही ये देना है, कन्वर्स में सारे मिड पॉइंट्स गिवन है, सॉरी मिड पॉइंट में सारे मिड पॉइंट्स गिवन है, कन्वर्स में सिर्फ एक मिड पॉइंट दिया है ट्रायंगल की साइड का, ठीक है। तो लिखा है अ लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट of any one side of triangle. A line from midpoint drawn from midpoint of any one side of triangle. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है डी पे खड़े होकर। अब कैसे जाओगे? ठीक है, डी पर खड़े होकर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन कैसे होगी? गो लाइक दिस, इट कुड गो लाइक दिस, ऐसे भी जा सकती है। तो उसने आपको बताया है कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अ लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू सेकेंड साइड। कि डी पर खड़े हो रहे हो ना, तो कोई भी एक साइड पकड़ लो, चाहे एसी चाहे बीसी। अगर मैंने बीसी को पकड़ा तो मुझे बीसी के पैरेलल जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसके पैरेलल में जाना है। तो ऐसे करते हुए ना आप एसी को जाकर टकराओगे, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि एक मिड पॉइंट गिवन है, उस मिड पॉइंट से दूसरी साइड को पैरेलल चल रहे हैं, तीसरी साइड पर जाकर हम मिले, देन
line from midpoint of any one side of triangle parallel to second side bisects the third side. कि अगर हम किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल चलते हैं दूसरी साइड को, तो तीसरी साइड के मिड पॉइंट पर जाकर तीसरी साइड को उसके मिड पॉइंट पर टच करें. क्लियर हो गया? अ लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. इतना क्लियर है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया हो? ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लो. मिड पॉइंट टॉक्स अबाउट, मिड पॉइंट थ्योरम टॉक्स अबाउट टू और मोर मिड पॉइंट्स. कन्वर्स के पास सिर्फ एक मिड पॉइंट होगा और एक पैरेलल लाइन. क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखो. हो सकता है. क्वेश्चन है, इफ PQRS is a parallelogram, PQRS is a parallelogram whose diagonals are equal. Find measure of angle SPQ. SPQ का है 45Q. एक पैरेललोग्राम दिया है मैंने. ठीक है, मैं उसको नेम दे रही हूँ यहाँ से PQRS. तो मैं SPQ ये वाले एंगल की बात कर रही हूँ. ठीक है. अच्छा, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स इक्वल हो तो क्या होता है? वो क्या बन जाता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो वैसे भी हैं. अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल. अब पैरेललोग्राम whose diagonals are equal will be a rectangle. तो इन बिटवीन इन अ वे वो आपको, मतलब इनहेरेंटली वो आपको क्या दे रहा है? इम्प्लिसिटली वो दे रहा है आपको PQRS इज अ रेक्टेंगल. तो उसका एंगल निकालना है तो क्या होगा? 90 डिग्री. ये दर्शन में क्वेश्चन आ जाता है. अब रीजनिंग में कुछ भी लिख दो, पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कुछ भी लिख दो उसके अकॉर्डिंगली, और आपको इसकी स्टेटमेंट असर्शन समझ में आनी चाहिए कि अगर एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. ये हो गया. डन. नेक्स्ट लिखो. दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट, ये ना आपको कॉन्वेंट के पेपर में भी मिल जाएगा. अ डायगोनल ऑफ अ rhombus is inclined to one side of rectangle. The diagonal of a rectangle है rhombus. A diagonal of a rectangle is inclined to one side of a rectangle at मैम 25 डिग्री. हाँ जी बेटा, मैम एक बार पिछले वाला दिखा दो. मैंने इरेज कर दिया. ये ठीक है. तब तक बाकी सब क्वेश्चन लिखो. डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एट 25 degrees. Diagonal of rectangle is inclined to one side of rectangle at 25 degrees. Find the acute angle between diagonals. Find the acute angles between diagonals. बच्चे कर दो इरेज. यस मैम. Find the acute angle between diagonals. One side of rectangle at 25 degrees. Find acute angle between diagonals. तो पहले तो रेक्टेंगल ड्रॉ करो.
फिर से मैंने रॉन्ग लिख दिया। रेक्टेंगल, ठीक है, तो पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, उसमें एक डायगोनल बनाओ, दोनों में से कोई भी एक डायगोनल हो सकता है, और किसी भी एक साइड को, चाहे वो लेंथ लो चाहे वो ब्रेड्थ लो, 25 डिग्रीज पे इंक्लाइन, वो बना दो। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि विजन हमारा थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में होता है ना, तो इसीलिए अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अगर ये लिया तो दूसरे वाले से नहीं आएगा। ये आ गया? इतना क्लियर हो गया? एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स निकालना है तो आई नीड टू ड्रॉ बोथ द डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मैंने किसी भी एक एंगल को, मान लो इसको 25 डिग्री, आप दूसरे वाले को भी ले सकते हो, बट विजन क्योंकि हमारा थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है तो इस वाले को ले लिया मैंने, और कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं। ठीक है, अब उसने कहा है फाइंड कि इन डायगोनल्स के बीच में जो भी एक्यूट एंगल बनता है ना, कहीं भी बनता हो, वो ये चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, आपको वो एक्यूट एंगल का मेजर बताना है। क्लियर हो गया इतना? रेक्टेंगल में एंगल कितना होता है ये? ठीक है ना, तो ये 90 है, तो ये कितना हुआ? क्यों? ये कितना हुआ? 65। ठीक है, इस एंगल का मेजर बता सकते हो? ये वाला क्यों 25 क्यों होगा? और बाइसेक्ट ईच अदर, तो कैन आई से AO इज इक्वल टू BO, डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर AB, सॉरी, AC BD के इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD, देन हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो यहां से मेरे पास AO और BO इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये एंगल भी हो गया 25 डिग्री। तो इस एंगल का मेजर निकल सकता है, एंगल AOB कितना होगा? 130 डिग्रीज, एंगल सम प्रॉपर्टी। पर क्या ये क्यूट है? तो इसके बाद जो एक क्यूट एंगल है हमें वो निकालना है, इसके बाद जो एक्यूट एंगल होगा वो निकालना है, कितना आ जाएगा? तो आपने एक्यूट एंगल निकालने को कहा है, तो विल मार्क 50 डिग्री। डायगोनल के इन बिटवीन तो दो एंगल्स बनते हैं, 130 और 50। ठीक है, एक्यूट एंगल का है तो विल मार्क 50 डिग्री। होमवर्क ले लो आज का, क्वेश्चन नंबर 3 और 4।